नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि परमार मेहर। अभी हमारे साथ मौजूद है अनिल गोयल जी, जिनसे हम बजट के बारे में चर्चा करेंगे। गोयल जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जो बजट आया है 2022 के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि वो जो बजट है वो कैसा है और आम जनता के लिए उस बजट में क्या खास है। देखिए, पहले तो ऐसा सोचा जाता था, जो कि स्वाभाविक भी है, कि ये बजट क्योंकि इलेक्शन के दौरान है, बड़े से बड़े स्टेट यूपी जैसे स्टेट में चुनाव हैं, तो बड़ा लोक लुभावन बजट होगा। और मुझे लगता है बड़ा बैलेंस्ड बजट है। इसमें जो एक पहले से हम अपेक्षा करते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत जोर दिया जाएगा, तो मुझे खुशी है इस बात की कि बजट का 35% हिस्सा लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, कनेक्टिविटी पे है, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, जितनी जो वाटरवेज हैं, उन सब के लिए काम इसमें बजट में प्रोविज़न्स रखे गए हैं। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट है कि हमारे देश का किसान किस तरह से व्यवहार करेगा, तो अनेकों योजनाएं इन्होंने, क्योंकि वो आज की डेट में फर्टिलाइज़र से किसान बहुत परेशान है, जो एक असंभावना सी बनी रहती है कि किस समय उसके साथ क्या घटना घट जाएगी। उसकी इंश्योरेंस को लेके, उसकी श्योरिटी को ऑफ प्रोडक्ट को लेके, उसकी प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी और वो कैसे बढ़े, इसके लिए बहुत प्रोविज़न्स किए गए हैं। और ज़्यादातर नेचुरल प्रोडक्ट्स के प्रोविज़न्स कैसे आएँ, उनके लिए हम किसान को समृद्ध कैसे करें, वो एक इशू है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि एमएसएमई सेक्टर, जो कि सरकार की बैकबोन के लिए काम करता है, अभी कोविड के समय हमने देखा कि जब सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया था, तो गवर्नमेंट्स भी इस सोच में पड़ गई थी कि कैसे देश को चलाया जाएगा, जीडीपी कहाँ जाके रुकेगा, महंगाई दर कहाँ जाके रुकेगी। तो उनको ये समझ में आया कि ख़राब से ख़राब परिस्थिति में भी इंडस्ट्री और ट्रेड को बंद नहीं करना है। तो इसकी महत्ता को समझते हुए मुझे लगता है कि आज की डेट में इंडस्ट्री एमएसएमई सेक्टर को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए इस बजट में बहुत से प्रोविज़न्स किए गए हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे जो कोऑपरेटिव एक सिस्टम है, उसमें उन्होंने मैट को कम किया है। जो एमएसपी को के लिए उन्होंने बहुत प्रोविज़न्स किए हैं। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारे लिए, जिसे हम गति शक्ति के नाम से भी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के रूप में उन्होंने, कि भाई किस तरह से हम लॉजिस्टिक्स को और बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। पोस्टल को उन्होंने बैंकिंग का स्वरूप देने का प्रयास किया है इस बजट से, कि भाई पोस्टल को हम जो मिनी बैंक्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज हैं। उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ तो पहले से, क्योंकि बजट्स की बहुत अच्छे प्रोविज़न्स हैं, 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं हमारे उत्तराखंड में पहले से काम कर रही हैं, और आज की डेट में उसको और स्ट्रॉन्ग किया गया है। आज रेल जो है हमारे हृदय तक, कर्णप्रयाग तक, बद्रीनाथ तक पहुँचने की तैयारी में है। रोड ऑलरेडी हमारे मस्तिष्क तक पहुँच चुकी है। कारण क्या है कि भाई चारों तरफ रेल रोड कनेक्टिविटी, जो एक ऑल वेदर रोड के रूप में, अच्छे प्रोविज़न्स, अच्छे बजट सोर्सिंग इसमें हमें मिली है, ऐसा मुझे लगता है। इन्होंने कहा है कि हम फार्मिंग कॉरिडोर्स बनाएंगे, अच्छी योजना है। इससे क्या है, जहाँ एक और जहाँ नदियाँ ऑटोमेटिकली स्वच्छ होंगी, जब उससे रिलेटेड 5 किलोमीटर वर्सेस 40 किलोमीटर के कॉरिडोर्स बनेंगे, तो उसमें एक तो जो पानी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको लेकर, फार्मिंग को लेकर के, जो हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि केमिकल फ्री वो बने। तो मुझे लगता है कि जो ऑर्गेनिक खेती आज की डेट में है, वो एक वर्ल्ड कनेक्टिविटी का भी कारण बनेगी, वो एक अच्छी हेल्थ का भी कारण बनेगी। खेती रोज़गार, क्योंकि 80% खेती, हम भारत को खेती प्रधान भारत कहते हैं, तो उसमें अगर हम स्ट्रांग होते हैं तो रोज़गार के रूप में, जैसे मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्ट्रांग होता है तो ऑटोमेटिकली सरकार का रेवेन्यू, सरकार पर रोज़गार के अनेकों साधन, स्वरोजगार के अनेकों साधन, ऐसी अनेकों चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ती हैं। मुझे लगता है कि संपूर्ण दृष्टि से देखें तो बहुत सोच समझकर और बहुत ही माइन्यूट स्टडीज़ के साथ इस बजट में प्रोविज़न्स किए गए। डिफेंस को बहुत बड़ा सेक्टर हमने माना है, तो डिफेंस को हम डिफेंस ना माने, डिफेंस को लोकल इंडस्ट्री भी मान सकते हैं।
और आज जिस तरह की चर्चा चल रही है कि 68% ऑफ द डिफेंस बजट विच इज़ मच मोर व्हाट वाज अर्लियर। बहुत से बजट तो ऐसे हैं जो पहले 1.5 लाख करोड़ के आसपास होते थे, आज 7.5-8 लाख करोड़ के आसपास उसकी बजटिंग की गई है। और अनेक ऐसे प्रोडक्ट हैं, पहले तो वो 102 प्रोडक्ट की लिस्ट थी, अब वो कई सौ प्रोडक्ट की लिस्ट बन गई है जो हम इंडिजीनियसली भारत के अंदर तैयार कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने ये फिक्स कर दिया है कि टोटल वॉल्यूम का 68% भारत में बने प्रोडक्टों का इस्तेमाल होगा, जिससे मुझे लगता है कि एक भारी बूम, भारी एम्प्लॉयमेंट, भारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, भारी जितनी तरह की हम कहते हैं कि एंसिलरीज के रूप में, फुल प्रोडक्ट के रूप में बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज इसमें आएंगी। छोटी इंडस्ट्री को भी उन्होंने एश्योर किया है, जो एमएसएमई सेक्टर है, विच इज़ अ बैकबोन ऑफ द रेवेन्यू और लाइफ लाइन ऑफ द रेवेन्यू कह सकते हैं उसे हम, फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, फ्रॉम द अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, फ्रॉम द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड फ्रॉम द जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। उत्तराखंड का जहाँ तक मुझे याद है कि जब हम उत्तराखंड बना था तो 160 करोड़ का रेवेन्यू इस बेल्ट का होता था, जिसे आज हम उत्तराखंड के रूप में जानते हैं, और 4000 करोड़ का रेवेन्यू टोटल यूपी का होता था। आज वही रेवेन्यू उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से 8500 करोड़ का हो गया। तो बहुत चीज़ें बदली हैं, बहुत चीज़ें बदली हैं, लेकिन बहुत अच्छे प्रोविज़न्स हुए हैं। कई चीज़ों में आंगनवाड़ीज़ को स्ट्रॉन्ग किया गया है, किसान से उन्हें जोड़ा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डेवलप किया गया है। मुझे लगता है कुल जो मैंने अब तक स्टडी किया है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एमएसएमई पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको ग्रीन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बजट है। और इसमें भविष्य को भी देख सकते हैं हम इसको, क्योंकि बजट का निर्माण जनरली 1 साल के लिए होता है, फिर अगले साल बजट दोबारा आता है, परंतु इसके बजट को हम ये देख सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म बजट है। बहुत से प्रोविज़न ऐसे हैं कि 2-3 साल में इसको किया जाएगा, 1 साल में इसको किया जाएगा। अब इन्होंने कहा 25,000 किलोमीटर सड़क अगले 22-23 तक बना दी जाएंगी, जो पहले 70 सालों में मात्र 70,000 किलोमीटर बनी, वो पिछले 5-6 सालों में 50,000 बनी। आगे अगर 1 से 1.5 साल में उसे 25,000 किलोमीटर और बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये क्षेत्र तो ऐसा है जिसमें इस गवर्नमेंट ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और आने वाले समय में अगर ये इन सब को जो कैरिंग कनेक्टिविटी वाले इश्यूज हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जहाँ जहाँ ब्लैक टॉप जाता है वहाँ डेवलपमेंट भी जाता है, वहाँ आवागमन सुलभ होता है, वहाँ कनेक्टिविटी सुलभ होती है, वहाँ एजुकेशन जाती है, मेडिकल हेल्थ जाती है। हेल्थ पर अनेकों प्रोविज़न्स है सरकार ने इस बजट में दिए हैं। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ ये बहुत बेहतरीन बजट है, और अगर इसको सही तरीके से देखा जाए तो इट विल प्रूव टू बी अ बेस्ट बजट टिल डेट। सर, आप जानते हैं कि अभी इस साल 5 राज्यों में चुनाव है, तो यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जो बजट होता है उसमें चुनाव को मद्देनज़र रख के बनाया जाता है। तो इस बजट में क्या हम कह सकते हैं कि चुनाव के मद्देनज़र 5 राज्यों के लिए कुछ रखा गया है? मैंने पहले कहा आपको रश्मि जी कि ऐसा लगता था कि ये बहुत लुभावन क्या है कि 2-2.5 लाख की एग्जाम्पशन है, 3 लाख कर दी, इस कर्मचारी वर्ग को ये फैसिलिटी दे दी, एटीजी को बढ़ाकर और उसकी फैसिलिटेशंस को बढ़ा दिया। सबसे अच्छी बात क्या है कि इस बजट में कि आईटी रिटर्न को 2 साल उसको रिव्यू करके और उसको चेंज कर भी आप दे सकते हैं, इसके प्रोविज़न्स दिए गए हैं। इसलिए मेरे को ये नहीं लगता कि इसको कोई इस दृष्टि से बनाया गया है। ये जिस तरह से लगातार ये सरकार पिछले 6-7 सालों से बजट बना रही है, पहले हम अरुण जेटली जी को देखते थे, बीच में 1-2 बजट गोयल साहब ने भी प्रस्तुत किए, पीयूष जी ने, अब लगातार पिछले 4 साल से सीतारमन जी इसको प्रस्तुत कर रही हैं। तो बजट में जो बारीकियां होनी चाहिए वो लगातार दिखाई दे रही हैं। और कुछ ऐसा भी है कि अब तो हर समय इलेक्शन ईयर रहता है, अब ये दिमाग से बाहर निकल गया है सिस्टम कि ये कोई इलेक्शन ईयर है। वो जनरल इलेक्शन एक अलग चीज़ है, तो 2024 में होगा,
परंतु जो और चीज़ें सोचते थे कि एक लोभ लुभावन इस दृष्टि से बनाया जाए कि उसका बेनिफिट सरकार को होगा, ये होगा, उसको ना करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बेस्ड अच्छी सरकार का जो एक मानसिकता होती है कि नहीं, हमें हर समय प्रोग्रेसिव बजट देना है, जिससे हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश का रेवेन्यू सिस्टम, हमारे देश का आम आदमी तक पहुंचने का सिस्टम, उसके अर्निंग पैटर्न का सिस्टम, वो सब स्ट्रांग हो। मुझे लगता है ये उस टाइप का बजट है। आपने अभी कहा कि जो सरकार है पिछले 7 साल से अभी काफ़ी परिपक्व हो गई है, और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो पिछले 4 सालों से बजट पेश करती आई हैं, तो वो काफ़ी उनको एक्सपीरियंस हो गया है। तो अगर हम अभी भारत की समस्याओं के बारे में बात करें, जैसे कि महंगाई या बेरोज़गारी, जो आम समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को देखते हुए इस बजट में अगर ये बजट देखें तो इस बजट में किस तरह की चीज़ें रखी गई है समस्याओं के ऊपर? देखो रश्मि जी, मेरा मानना यह है कि हमने पिछले 100 साल में, मतलब मैं अपनी जनरेशन, अपने से पहली जनरेशन और उससे पहली जनरेशन की अगर बात कर रहा हूँ, तो ऐसी महामारी हम लोगों ने ना सुनी ना देखी। तो हमारे लिए हम ये कहें कि ये अभी तक तो विश्व में कोई एक लैंग्वेज नहीं है जो कि पूरे विश्व में बोली जाती हो, पर ये एक महामारी ऐसी आई जो कि पूरे विश्व के लिए आई। और जो हमने पिछली महामारियों में सुना है कि जो सबसे ज़्यादा हम क्यों इस गवर्नमेंट को जिम्मेवार मानते हैं, कि जो हमने पहले सुना कि जितनी भी तरह के इलाज होते थे उनको लेके, वो 10-10, 15-15, 20-20 साल बाद देश में पहुंचते थे, और उससे महामारी से तो लोग मरते ही थे, पर भुखमरी से भी लोग मरते थे। सबसे लास्ट मेडिसन और सबसे लास्ट जो सबसे ख़राब फूड वो होता था, वो हमारे देश में आता था, हमारे देशवासियों के लिए। लाल गेहूं की बात हमने सुनी और चीज़ें सुनी। तो मुझे लगता है कि एक अगर बीमारी आने के 9 महीने के अंदर अंदर हम वैक्सीन, और हमारे देश में वैक्सीन और पूरे विश्व में वैक्सीन की परिभाषा में फ़र्क है। हम जब वैक्सीन की बात करते हैं तो कोई 2 आदमी, 4 आदमी, 10, 20, 50 लाख आदमियों की बात नहीं करते। हमें लगभग 140-50 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी, और वो भी डबल डोज और फिर प्रिकॉशन डोज, ट्रिपल डोज, यानी कि 450 करोड़, 400 से 450 करोड़ लोगों को वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं, और उसके बाद भी ये टेम्परामेंट मेंटेन करते हैं कि हम विदेश को भी भेजेंगे, तो मुझे लगता है कि एक जिम्मेवार नेतृत्व की छाया हमारे ऊपर है, एक अच्छा डिसीजन लेने वाले लोगों की छाया है। महंगाई की आपने बात की, मुझे लगता है मैं उस पर भी आऊँगा कि महंगाई आज की डेट में इस टाइप की महामारियों के बाद हमें हर चीज़ का एक इंडेक्स तो देखते हैं हम। आज हम अमेरिका की बात करें, आज हम एंटायर यूरोप की बात करें, वहाँ पर जो महंगाई का इस समय आलम है वो विश्व का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। वहाँ के इंडेक्स सब खत्म हुए हुए हैं, तहस नहस हुए हुए हैं, और वहाँ पर आज भी वहाँ के लोग इस बात से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उनके यहाँ डेथ रेट हमसे कई गुना ज़्यादा है, उनके यहाँ महंगाई हमसे कई गुना ज़्यादा है। वो अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में आज की डेट में बात करने में नाकामयाब सिद्ध हुए हैं। वेयरएज़ इस सब के बावजूद भी, और सबसे बड़ा क्लिष्टता हमारे देश में हमारी जनसंख्या के बावजूद भी, हम लोगों ने इलाज के रूप में भी इसे संभाला है, टेम्परामेंट के रूप में भी इसे संभाला है, डिसीज़न के रूप में भी इसे संभाला है, और मैं कहूँगा महंगाई के रूप में भी हमने इसे संभाला है। आज की डेट में हम फिर भी प्रोग्रेसिव जीडीपी दे रहे हैं, लेकिन बाहर की अर्थव्यवस्था तहस नहस है। इसलिए ऐसी महामारियों के समय पर भी फ्री राशन देना, फ्री वैक्सीन देना, फ्री तरह से इलाज करना, लोगों के मनोबल को बनाए रखना, ऐसे डिसीज़न देना जिससे सरकार में आपका विश्वास बना रहे, जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गुड गवर्नेंस के लिए। 3 गुड गवर्नेंस की अगर पहले आप वो ढूंढें, तो आदमी क्या कहता है, भाई अच्छी सरकार क्या है, उसमें वो कहता है भाई उसके पास खाना होना चाहिए, एक छत होनी चाहिए, और सरकार के राजा में, मुखिया में लोगों का विश्वास। ये 3 इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसने कहा कोई एक चीज़ छोड़िए, उसने कहा छत छोड़ देंगे, उसने कहा कोई चीज़ और भी छोड़िए, उसने कहा खाना भी छोड़ देंगे। क्योंकि सरकार का विश्वास अगर खराब हो जाता है तो फ्यूचर भी खराब होता है, नेक्स्ट जनरेशन भी खराब होती है, मरने का भी कब हम क्या हमारे साथ घटित होगा वो भी असमंजस में पड़ता है। इसलिए सरकार में विश्वास, जिम्मेवार सरकार में विश्वास का एक अपना महत्व है,
वो इस सरकार ने कायम रखा, ये बहुत बड़ी बात है। और महंगाई वगैरह ये सब चीज़ें खराब हैं, अनडाउटेडली ये ठीक होनी चाहिए, परंतु ऐसी महामारी में जहाँ विश्व घुटने टेके हुए हो, विश्व अपने आप को बिल्कुल असफल सिद्ध हो रहा हो, हर देश आज बिल्कुल अपनी अर्थव्यवस्था को ख़त्म होते देख रहा हो, ऐसे समय पर भारत में फिर भी हम काफ़ी हद तक इसे संभाल पाए हैं, महंगाई को भी कंट्रोल कर पाए हैं, अपने रेट्स को इन बजटों के माध्यम से, इनके बैलेंसिंग बजट के माध्यम से अच्छा फ्यूचर देखने की हम अभी भी प्रयास में हैं, अच्छा वो कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। आपने कोविड की बात करी, महामारी की बात करी, तो महामारी के बाद अगर हम देखें 2 साल महामारी में रहे, तो उसके बाद जो लोग हैं वो और ज़्यादा उम्मीद रखते हैं सरकार से कि सरकार जो बजट लेके आएगी उसमें उनके लिए कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमर टूट चुकी है, अपने एसेट्स बेच चुके हैं, लिक्विडेट कर चुके हैं। तो ऐसे में जब कोविड के बाद से लोग उम्मीदें कर रहे हो सरकार से कि सरकार बजट में कुछ उनके लिए ऐसा लेके आएगी कि उनको अच्छा लगेगा, तो ऐसे में आपको ये बजट कैसा लगता है कि बजट काफ़ी बैलेंस था, या लोगों को अपनी उनकी उम्मीदें जो थी वो उसमें उनको निराशा हुई है? देखिए, सरकार ने 2 चीज़ें इस महामारी के दौरान भी अपने को बिल्कुल स्पष्ट रखा, उसका विज़न साफ था कि प्रत्येक व्यक्ति को इलाज मिलना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए। ये जो बेसिक नेसेसिटी हैं कि हेल्थ को ठीक हम रख पाएँ, डैमेज कम से कम हो और भूखमरी से कोई ना मरे। आप इसको जैसा कि मेरा अपना सोचना है कि केवल भूखमरी को एड्रेस नहीं किया सरकार ने भूखमरी न हो, लोगों पर राशन रहे, लोग बाग खाने के लिए तरसे नहीं, ख़राब ना हो और उनके रोज़गार चले गए जिनके, वो इस दृष्टि से बिल्कुल अपने को असहाय महसूस ना करें। वरना सिर्फ भोजन की प्रॉब्लम नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम है। अगर 80 करोड़ लोग जिनको कि फ्री राशन 1 साल ऑलमोस्ट लगभग उससे भी ज़्यादा दिया गया, अगर वो ना देते और भूखमरी आती, तो आप क्या समझते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाता? कितना भी हम प्रयास कर लें, सेल्फ डिफेंस का तो अधिकार, वेपन भी जब देते हैं तो आदमी, जब जज निर्णय करता है तो देखता है कि सेल्फ डिफेंस में चलाया गया है क्या, उसको उसमें फिर रिलीज़ मिलता है। ऐसे ही अगर हम भुखमरी से मर रहे हैं और हम उसकी वजह से लूटपाट के लिए मजबूर हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है, भुखमरी का एक ख़राब मैसेज जाता है और देश पूरा असहाय महसूस करता है। इस सरकार ने बजट तो चलो एक कैसे वो बेस्ट अपने को प्रस्तुत करें, आगे की योजनाएं कैसे करें, उसका एक कारण है, लेकिन ये जो महामारी के समय 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी कि हम घर घर जाकर वैक्सीन को कैसे लगा दें और कंप्लीट 100% वैक्सीनेशन कैसे कर दें, और नंबर 2 ये कि कोई हमारे यहाँ भूख से ना मर जाए। डेथ तो होती हैं, फिर भी होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर को हम कैसे बचा जाएं इस उससे, और अपने उपकरणों को चलता हुआ, चाहे वो थोड़ा कम चल पाएँ लेकिन उनको चलाते रहें, उनको बंद ना करें। जैसा कि फर्स्ट फेज़ में, क्योंकि उस समय एक भयावह रूप था महामारी का और उस समय ये क्लैरिटी नहीं थी कि ये कहाँ तक, इसमें मोर्टेलिटी रेट क्या होगा। तो उसके बाद जैसे जैसे सरकार ने उसको बहुत माइन्यूटली स्टडी किया, तो मास्क लगा के रखें, हाथ धोते रहें और उसके बाद अपने सब काम करते रहें। तो उस पर जब सरकार आई तो सरकार ने इन दोनों प्रोविज़न्स का वो किया, और मुझे लगता है अब भी हेल्थ के सेक्टर में हम लोगों ने कई गुना बेहतर अपने आप को तैयार किया है अब पहले के मुकाबले, क्योंकि हेल्थ वाज नेवर थ्रेट। 0.1% ऑफ द टोटल जनरेशन वाज द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हम फिर उसको 2-3-4% तक ले आए कि भाई देश में जो जितनी हमारी जनसंख्या है, एक साथ अगर बीमार पड़ गई या एक लाइन आई तो 4 से 5% हेल्थ कवरेज सिस्टम हम अभी भी देने की पोजीशन में आ गए। हर ज़िले में आईसीयू हो गए, हर शहर में आईसीयू हो गए, वेंटिलेटर्स की बहुत वो बड़ी है। आज ये पीपीपी किट हैं, मास्क हैं, हैंड ग्लव्स हैं, जो ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं, उससे लगा हुआ मैकेनिज़्म है, मशीन्स हैं, वो सब डेवलप हुई हैं। और आज हेल्थ सेक्टर में आज पहले के मुकाबले हम बहुत बेहतर हुए हैं। अभी हेल्थ बजट को आप देखेंगे, इसमें अनेकों प्रोविज़न्स ऐसे हैं, क्योंकि एक दफ़ा हमने उस महामारी को देख लिया कि ये कहाँ तक हमारे को चैलेंज किया जा सकता है इस महामारी के माध्यम से। तो उस सेक्टर में बहुत बड़ा काम हुआ है।
हमारे को बॉर्डर जो हमारा बहुत बड़ा एरिया, और उत्तराखंड में रहते हैं हम, तो यहाँ भी 600-625 किलोमीटर का फॉरेन बॉर्डर एरिया है, जिसमें से 350-350 किलोमीटर, 375 किलोमीटर चाइना के साथ और 250 किलोमीटर नेपाल के साथ हमारी ये 5 डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर लगते हैं। तो वहाँ तक बॉर्डर सिक्योरिटी के सिस्टम को, सड़कों को, पुलों को, हेलीपैड्स को, चिन्नुक हम कहाँ उतार सकते हैं, जो कि 5000 स्क्वायर फीट उसका एरिया उसके लिए चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है, उन सबको हैवी मशीनरी हम मिनटों में और अगेंस्ट टाइम वहाँ पहुँचा सकें, उस टाइप के प्रोविजंस भी इसमें हुए हैं। और बजट डिफेंस को लेकर भी बहुत काम हुआ है। मुझे लगता है हम एक सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये थे हमारे साथ अनिल गोयल जी, जिन्होंने बजट 2022 को लेकर हमसे चर्चा की। कैमरामैन आशु के साथ रश्मि पवार महर, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।